उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी प्रिपरेशन, आइसोमेरिज्म, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो एल्कीन्स का टॉपिक हमारा पूरे तरीके से कंप्लीट है। अब हम स्टडी करेंगे एल्कीन्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं विद प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले थोड़ा एल्कीन्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे एल्कीन्स की प्रिपरेशन। देखो एल्कीन्स में आपको पता ही है एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना। वो कंपाउंड्स होते हैं एल्कीन्स जिसमें एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन, इसे हम क्या कहते हैं? इथीन कहते हैं। ओके, जैसे कि C यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया है ना 3 कार्बन के बीच में, यहाँ पे क्या है CH3 CH, यहाँ पे CH2, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज प्रोपीन एंड अप टू सो ऐसे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ठीक है, एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं। अब होता क्या है, एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे हम n की वैल्यू 5 पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा C5H, 2 into 5 2 into 5 एंड 5 into 2 is 10। तो अब इसका आप इजीली स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। कैसे? 1 2 3 4 5, एक जगह आपने डबल बॉन्ड इंसर्ट करना है, डबल बॉन्ड सपोज हमने यहाँ इंसर्ट कर दिया, हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर लो, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस जनरल फॉर्मूला से आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, या सिंपल एल्कीन का फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? तो ये हम ऑलरेडी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में स्टडी कर चुके हैं। देखो एल्कीन्स के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो दैट्स व्हाई हम इस वीडियो के अंदर प्रिपरेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एल्कीन्स को हम ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड्स भी कहते हैं, एल्कीन्स ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड्स भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इनके लिए एक स्पेशल नेम होता है ओलेफिन्स। ओलेफिन्स मीन ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड्स। लाइक जैसे कि इनका जो लोएस्ट मेंबर होता है ना, वो क्या बनाता है, वो ऑयल बनाने में काम आता है, दैट्स व्हाई को हम ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड्स भी कहते हैं। अच्छा, अब आपको पता है कि यहाँ पे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ये क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, एंड एक क्या होता है यहाँ पे पाई बॉन्ड। और आपको पता है पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन आपको पता है कैसे होती है, साइडवेज ओवरलैप, है ना, ऐसे होती है। ये जो p ऑर्बिटल होती है, इसकी p ऑर्बिटल एंड इस कार्बन की p ऑर्बिटल के बीच में जब साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, तो इस तरीके से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। या फिर आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो कि सपोज ये हो गया आपका ये एल्कीन, या फिर आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, ऊपर वाले प्लेन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, नीचे पे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने की वजह से दे आर अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। अब इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट से क्यों अटैक होते हैं? देखो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, पॉजिटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो ये कहाँ अटैक करेंगे? ये वहां पे अटैक करेंगे जहां पर इनको इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे। और एल्कीन्स के केस में आप देख रहे हो कि अबव एंड बिलो प्लेन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा होता है, देयरफॉर जो एल्कीन्स होते हैं दे आर इजीली अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, ठीक है। ओके, अब सपोज किसी को आइसोमेरिज्म पढ़ना है एल्कीन्स का, या फिर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ना है, तो मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहां से पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम प्रिपरेशन से ही स्टार्ट करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। देखो सबसे पहले फर्स्ट मेथड स्टडी करते हैं। फर्स्ट मेथड है इसके अंदर RX से, फ्रॉम RX। RX क्या होता है? R मीन्स एल्काइल, X मीन्स हैलाइड, मतलब कि एल्काइल हैलाइड से, एल्काइल हैलाइड से एल्कीन्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं ये देखो। RX से जब आप एल्कीन प्रिपेयर करते हो तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। अब इस नाम ऐसा क्यों है ये अभी हम स्टडी करते हैं। देखो सपोज इसका नाम ऐसा क्यों है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, वो हम देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है CH2, यहाँ पे H,
CH2 एंड देन X। अब ये क्या एल्काइल हैलाइड है, देखो ये क्या है CH3 CH2 X। CH3 CH2 क्या होता है, इथाइल है ना, और X क्या है, हैलाइड। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इथाइल हैलाइड को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके अंदर जैसे ही आप अल्कोहलिक KOH ऐड करते हो, या फिर आप यहाँ लिखो स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हो और हीट करते हो, तो क्या होता है, ये जो ये वाला बॉन्ड है ये यहाँ पे आ जाता है, X निकलता है। अब जैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, H पॉजिटिव निकलेगा, और यहाँ से क्या निकलेगा, X नेगेटिव निकलेगा, है ना। जैसे ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो यहाँ से H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा और X नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा। अब सपोज आपने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस अल्कोहलिक NaOH यूज किया होगा, तो Na के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, O के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब Na पॉजिटिव X नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, NaX की फॉर्मेशन हो जाएगी। OH नेगेटिव को H पॉजिटिव दिख रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे और H और OH कंबाइन कर लेंगे और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब यहाँ क्या हुआ है, ये बॉन्ड यहाँ है तो ये क्या बना है, CH2, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये है CH2। तो इस तरीके से जो है आप एल्कीन की फॉर्मेशन इजीली कर सकते हो। ठीक है, क्या किया आपने यहाँ पे एल्काइल हैलाइड लिया, एल्काइल हैलाइड, आपने क्या किया, एक बॉन्ड, देखो अब यहाँ पे हमने कहा था डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं इस प्रोसेस को, मतलब आपने किसका रिमूवल करना है, डी मतलब कि रिमूवल, डी मींस, डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रोजन मतलब कि हाइड्रोजन, हेलोजन मतलब कि X मतलब कि HX का रिमूवल करना, रिमूवल ऑफ HX का रिमूवल करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकला था, यहाँ से H पॉजिटिव निकला था, यहाँ से क्या निकला था, X नेगेटिव निकला था। जैसे ये निकले आपने क्या कन्वर्ट कर दिया, जैसे ये निकले H पॉजिटिव की फॉर्म में, X नेगेटिव की फॉर्म में, Na पॉजिटिव था, इसने X नेगेटिव को अट्रैक्ट किया और क्या NaX की फॉर्मेशन हुई। OH नेगेटिव था, H पॉजिटिव दिख रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। और जैसे ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो CH2 इस तरीके से आपने एल्कीन की फॉर्मेशन कर दी। ये ओके, तो ये स्टेप क्या होता है, इसको हम कहते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ RX। ठीक है, एल्काइल हैलाइड से आप एल्कीन को प्रिपेयर कर सकते हो, कैसे, बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन प्रोसेस। क्लियर, ओके। अब यहाँ पे आप कोई जरूरी नहीं है अल्कोहलिक NaOH ही लोगे, यहाँ पे आप कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर सकते हो। अल्कोहलिक NaOH कोई जरूरी नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है वैसे, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या क्या हो सकते हैं, कौन से आप स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर सकते हो। देखो स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है या तो NaNH2 ले लो, LDA ले लो, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक NaOH, या फिर आप RO नेगेटिव भी स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करते हैं, या फिर आप टर्शरी सोडियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड ले लो, वो नेगेटिव, Na पॉजिटिव इन टर्शरी अल्कोहल, ये ले सकते हो। या फिर आप ले सकते हो यहाँ पे और क्या रहेगा, C2H5OH इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5O Na, ये भी आप स्ट्रॉन्ग बेस की तरह यूज कर सकते हो। तो ये सब मेन जो होती हैं स्ट्रॉन्ग बेस होती हैं। ठीक है, इनमें से आप यूज कर सकते हो। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि आप क्या लोगे, अल्कोहलिक NaOH लोगे, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस आप यहाँ पे आराम से यूज कर सकते हो। अब अगर आपको इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जानना है तो ये रिएक्शन जो होती है बीटा एलिमिनेशन होती है, दिस इज बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि ये E2 मैकेनिज्म से प्रोसीड करती है, इससे E2 मैकेनिज्म से। ये देखो अब होता क्या है, बीटा एलिमिनेशन हम क्यों कहते हैं इस रिएक्शन को, देखो जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच होता है उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन, जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच होता है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके साथ वाला कार्बन बीटा कार्बन। अब क्योंकि यहाँ पे बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन गई है ना, दैट्स व्हाई हम इसे क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन। आप ऐसे कह सकते हो बीटा हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड। ठीक है, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट हुई है किससे, बीटा कार्बन से, तो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं,
बीटा कार्बन से, इस वजह से हम इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्लियर? अब E2 मैकेनिज्म की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, पूरा मैकेनिज्म आप वहां से चेक कर सकते हो। हम यहाँ पे इसका शॉर्ट में मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं सो दैट हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। करें स्टार्ट? तो स्टार्ट करते हैं इसके मैकेनिज्म, ठीक है? ओके, तो आई थिंक आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ है, ठीक है? तो अब हम जल्दी से इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म देखो, सबसे पहले आप इसके अंदर क्या करवा, सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी इसका मैकेनिज्म 1 स्टेप का होता है, ठीक है? तो इसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, एक स्टेप में सारा काम होता है। अब आपने क्या लिया है, सपोज आपने यहाँ पे लिया है CH ऐसे ले लो और CH2, सपोज मैं यहाँ पे Br ले लूँ, ठीक है? ओके, CH3 CH2 Br एल्काइल हैलाइड लिया। ओके, अब आपने सपोज यहाँ पे एल्कोहलिक KOH एज अ स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया। तो जैसे आप इस एल्काइल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करवाते हो तो देखो क्या होता है। यहाँ पे क्या है HL, यहाँ पे क्या है CH2 और यहाँ पे क्या है Br। सब काम जो है ना एक साथ हो जाता है। कैसे? ये हाइड्रोजन जो होता है इसका बॉन्ड यहाँ आ जाता है, ये जो Br है ये निकलने लग जाता है। अब जैसे ही हाइड्रोजन का ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो आपने क्या है, K पॉजिटिव OH नेगेटिव से रिएक्ट करवा रखा है, तो ये जो OH नेगेटिव है ये इसको अटैक कर देता है, तो सब काम एक साथ हो जाता है। ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, जो Br है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा, डॉटेड लाइन से निकाल, जो Br है वो यहाँ से रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आने लग जाएगा और जो OH नेगेटिव है वो H को H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा ना, देयरफॉर OH इसको अटैक करेगा। तो बनेगा क्या, जैसे आपने बनाया है, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, साथ में क्या रिलीज होता है K पॉजिटिव और यहाँ से Br नेगेटिव निकलता है, तो क्या रिलीज होगा KBr, प्लस में OH ने H को अटेन किया, देयरफॉर क्या होगा। तो ये तीनों प्रोडक्ट्स आ जाते हैं इस रिएक्शन में। कुछ नहीं है, सारा काम एक साथ हो रहा है। ये बॉन्ड यहाँ आएगा, Br नेगेटिव निकलेगा, जैसे ही H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलने वाला है तो OH नेगेटिव इसको अटैक करेगा। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो फॉर्मेशन होती है ना, इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है? तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होती है, ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है। कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती कार्बोकैटायन की, क्योंकि कार्बोकैटायन तो बन ही नहीं रहा, एक स्टेप में रिएक्शन हो रही है जहाँ पे कार्बोकैटायन बन नहीं रहा, तो देयरफॉर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, तो कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट का यहाँ पे कोई चक्कर नहीं, ठीक है? अब सपोज मैं आपसे पूछूं कि इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, ये है ट्रांजिशन स्टेट का बनना या फिर ये है इसका बनना। तो यहाँ पे जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो सिंगल स्टेप ही होता है, दैट इज दिस। ये 1 स्टेप रिएक्शन है ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये तो मैंने आपको ऐसे ही करके दिखाया है, ये काम यहीं पर हो जाता है, ठीक है? तो दैट आपको समझ में आए, तो ये 1 स्टेप रिएक्शन होती है, डायरेक्ट ये इसको दे देता है। क्लियर? ओके, अब थोड़ा इस रिएक्शन के बारे में स्टडी कर लेते हैं। जो यहाँ पे ईज ऑफ डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होता है, ईज ऑफ डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, वो क्या होता है, दैट इज टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। मतलब टर्शरी जो होगा वो सबसे अच्छे से डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करेगा, फिर सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। क्लियर? और इसको E2 मैकेनिज्म क्यों कहते हैं, आपको पता है इसको हम क्या कहते हैं, E2 मैकेनिज्म कहते हैं। E2 मैकेनिज्म क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वो 2 मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स कौन से लिए आपने, एक तो एल्काइल हैलाइड लिया है, तो आप ऐसे कह सकते हो RX लिखो डायरेक्ट, एल्काइल हैलाइड नहीं RX लिखो, ठीक है? और एक आपने ये लिया है, बात खत्म। इन्हीं के ऊपर जो आपने बेस लिया है स्ट्रॉन्ग बेस, डायरेक्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है? स्ट्रॉन्ग बेस। E2 मैकेनिज्म क्यों कहते हैं, 2 मीन्स बाय मॉलिक्यूलर, 2 मीन्स बाय मोलिक्यूलर। बाय मोलिक्यूलर मतलब कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वो 2 मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन 2 मॉलिक्यूल्स। क्लियर? तो इतना समझ में आया? ओके, तो अब मैं आपको एक बात यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जैसे ये बॉन्ड यहाँ आता है, इसके ऊपर पार्शियल कौन सा चार्ज आएगा। देखो, जैसे ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो इसके ऊपर पार्शियल कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना? और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि Br नेगेटिव निकल रहा है ना। क्लियर? तो मैं इसको यहाँ पे ठीक से बनाती हूँ, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये था हमारा पूरा का पूरा मैकेनिज्म। स्टिल आपको E2 मैकेनिज्म के बारे में और भी डिटेल में समझना है तो मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप वहां से देख सकते हैं। तो अब हमने सब कुछ समझ लिया इस रिएक्शन के बारे में।
एक्सेप्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो अब हमारा काम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो करते हैं स्टार्ट। तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर, देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज एल्काइल हैलाइड, ये आपने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है ना, अभी हमने स्ट्रॉन्ग बेस देखा था कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो आपको पता है कौन सा मैकेनिज्म होगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है, जिसमें क्या बनता है, एल्कीन बनता है, और किस मैकेनिज्म से वो फॉलो होती है, E2 मैकेनिज्म से। तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है ये क्या काम करवाना होता है, देखो ये क्या है, Br है ना, Br ये, अब आपको पता है क्या होता है, इसके यहाँ पे देखो जहाँ पे Br अटैच होता है उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन, क्लियर। अब इसके साइड में ये कार्बन भी अटैच है और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है ना, 1 2 3 तीन बॉन्ड तो ऐसे बने हुए हैं, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। इस अल्फा कार्बन के साथ ये भी बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 बीटा हाइड्रोजन है। तो अब आप सोचोगे कि कौन से बीटा हाइड्रोजन रिमूव हो, ये बीटा हाइड्रोजन है, ये भी बीटा हाइड्रोजन है ना, बीटा कार्बन पे बीटा हाइड्रोजन होती है, ठीक है। तो इन सब में से कौन सी बीटा हाइड्रोजन रिमूव होती है, तो करके देख लो। अगर सपोज ये बीटा हाइड्रोजन रिमूव होती है, मतलब ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा ड्रॉ करती हूँ सो दैट आपको समझ में आए। इसको कुछ ऐसे क्या होगा, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे Br, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। अब ये क्या है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है और ये भी बीटा है। तो अब सब में से कौन सी हाइड्रोजन रिमूव होगी, देख लेते हैं। देखो अगर ये हाइड्रोजन रिमूव होगी, ये ऐसे होता है, और ये बॉन्ड Br नेगेटिव की फॉर्म में चला जाता है, तो जैसे यहाँ पे बॉन्ड आएगा तो क्या बन जाएगा, ऊपर CH3 तो है ही, ओके, उसको तो कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है। ये वाला बॉन्ड जैसे यहाँ आएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्लियर, और Br नेगेटिव बाहर निकल गया, ठीक है, तो यही बच गया। ओके, अब सपोज इस वाले हाइड्रोजन ने पार्टिसिपेट नहीं किया है और इनमें से कोई एक हाइड्रोजन आ गया, तो ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और Br नेगेटिव निकल जाएगा। तो ऊपर वाला जो है CH3 वो एज इट इज रहेगा। ओके, जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो डबल बॉन्ड लग जाएगा, ठीक है, Br नेगेटिव तो चला ही गया है। तो अब आपके जो है ये 2 प्रोडक्ट्स बन सकते, राइट, ये 2 प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। अब इनमें से कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा, बात ये होती है। तो हमने एक रूल पढ़, देखो ये दोनों ही क्या है, दोनों के दोनों एल्कीन्स हैं, बोथ आर एल्कीन्स, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड है तो एल्कीन्स है, ठीक है। तो हमने एक रूल पढ़ा था, वो क्या होता है, जब भी आपको एल्कीन्स में आपको ये बताना होता है कौन सा एल्कीन मेजर होगा कौन सा माइनर होगा, तो किस बेसिस पे बताते हैं, सेडजेफ रूल के बेसिस पे बताते हैं, है ना। सेडजेफ रूल और हॉफमैन रूल हमने दोनों जो है ये पढ़े हुए हैं, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। यहाँ पे सेडजेफ रूल का मतलब होता है वो एल्कीन मोर स्टेबल होगा, वो एल्कीन मेजर होगा या फिर स्टेबल होगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे ऑन डबल बॉन्ड, वो होता है मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। सेडजेफ रूल और हॉफमैन रूल क्या कहता है, हॉफमैन रूल मतलब कि मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन डबल बॉन्ड, और हॉफमैन रूल क्या होता है, दैट इज लेस स्टेबल एल्कीन। तो ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, स्टिल हमने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। ये होता है सेडजेफ रूल और ये होता है हॉफमैन, क्लियर। तो सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग वो एल्कीन मेजर होता है या फिर वो एल्कीन बहुत ज्यादा स्टेबल बनता है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं डबल बॉन्ड पे, और हॉफमैन रूल क्या होता है, जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे डबल बॉन्ड पे, वो लेस स्टेबल एल्कीन होगा और वो माइनर प्रोडक्ट होता है, क्लियर। तो बस अब आप इजीली बता दो मुझे, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे डबल बॉन्ड पे वो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। देखो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 1 2 3 4 कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड पे यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखना ये डबल बॉन्ड है, 1 2 3 यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, 1 2 3 यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन है ऑन डबल बॉन्ड, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ऑन डबल बॉन्ड, तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ है डबल बॉन्ड पर,
यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट और ये क्या है, माइनर प्रोडक्ट। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज योर एल्काइल हैलाइड, स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, क्या होगा इनमें आपको पता ही है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होगी। कैसे होती है आप समझ चुके हो, जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच होता है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके साइड वाला ये बीटा कार्बन, इससे ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन। अब आपको यहाँ पे 3 बीटा कार्बन दिखते हैं। इस मेन जो अल्फा कार्बन है इससे कितने कार्बन कनेक्टेड है, 1 2 3, तीनों के तीनों बीटा है। अब देखना पड़ेगा आपको हर एक हाइड्रोजन निकाल के, ठीक है। सपोज आपने यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे आपने ऐसे लिख दिया और ये क्या है बीटा। सपोज ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाती है तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ आया तो डबल बॉन्ड बन गया और ये Cl निकल जाएगा फिर ऐसे, और ये क्या बन जाएगा, CH3 एंड देन यहाँ पे CH। समझ में आया आपको? देखो ये था, आपको यहाँ पे था CH3 जो कि है बीटा कार्बन। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH2 और हाइड्रोजन। अब आपको पता है कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होता है, जो ये वाला बॉन्ड होता है वो यहाँ आता है और Cl नेगेटिव निकलता है, तो जैसे ये बॉन्ड यहाँ आएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा और Cl नेगेटिव निकल जाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है। तो या तो ये काम हो सकता है कि ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकल जाए, क्लियर। अब और काम क्या हो सकता है, ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकल जाए, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं हम, इसको H बना सकते हैं, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाए, है ना, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे CH3 H एंड देन CH, एक ये प्रोडक्ट बन सकते हैं। जैसे ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन गया, Cl रिमूव होता है, Cl रिमूव हो गया, ठीक है। CH3 हाइड्रोजन CH3 ये प्रोडक्ट बन सकता है। ओके, अब आपने एक प्रोडक्ट इसको भी बना करके देख लिया, दोनों बीटा हाइड्रोजन यूज करें। अब बीटा हाइड्रोजन ये रहती है, ये भी बीटा हाइड्रोजन, तो ये ऐसे आ सकता है, तो ये ऐसे आएगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 कार्बन CH3, यहाँ पे Cl निकल जाएगा फिर, ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड CH3 एंड देन CH, ठीक है। अगर ये वाला बीटा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है, ये बॉन्ड यहाँ आया, ओके, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड हो गया, Cl नेगेटिव निकला, यहाँ पे कोई Cl नहीं, ठीक है। तो अब आपने जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट्स थे आपने बना लिए हैं, अब बस आपको ये बताना है कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा, ये ओके। तो देखो यहाँ पे जो है इस प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपने 2 प्रोडक्ट्स बनाए तो हैं पर कोई डिफरेंस नहीं है। डबल बॉन्ड यहाँ लगा लो, डबल बॉन्ड यहाँ लगा लो, कहीं पर भी लगा लो, बात तो सेम ही है। तो ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, मतलब इनमें कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। तो अब हम एक को रब कर देते हैं, तो सपोज मैंने इसको रब कर दिया। अब आपके पास इन दोनों में से आपको बताना है मेजर कौन सा है और माइनर कौन सा है। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ कि जो ये बेस होता है ना, दैट इज सोडियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड इन टर्शरी अल्कोहल, ये कैसा बेस होता है, दिस इज बल्की बेस, दिस इज बल्की बेस, ठीक है। और जो बल्की बेस होता है ना, बल्की बेस के अंदर हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट जो होता है, हॉफमैन प्रोडक्ट वो जो होता है मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे कि एलडीए आ जाए, एलडीए भी एक बल्की बेस होता है। तो जब आपके पास बल्की बेस आएंगे तो आपको क्या करना है, बल्की बेस के केस में हॉफमैन प्रोडक्ट को मेजर प्रोडक्ट बताना होगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक बल्की बेस है, बल्की बेस के केस में हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे डबल बॉन्ड के पास कितनी हाइड्रोजन है, देखो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, कितनी हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन तो ये ना, ऐसे 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन तो ये, इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है, 1 2 3 कोई हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ऑन डबल बॉन्ड, ओके। अब यहाँ पे चेक करो, ये डबल बॉन्ड है, कितनी हाइड्रोजन, 1 2 3 4, इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन, 1 2 3 4 कोई हाइड्रोजन नहीं, नो हाइड्रोजन ऑन डबल, नो हाइड्रोजन ऑन डबल,
और हमें पता है कि हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होता है। हॉफमैन प्रोडक्ट ये होता है जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होती है ऑन डबल बॉन्ड, उसे हम क्या कहते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन है ही, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होगी ये क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको सिर्फ इसलिए कराया है मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी द माइनर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको सिर्फ इसलिए कराया कि अगर आपके पास यहाँ कोई बल्कि बेस आ जाए, बल्कि का मतलब भारी बेस। अब ऐसा होता है क्यों है कि अगर बल्कि बेस आ जाता है तो हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट क्यों बनता है। देखो बल्कि बेस है, बल्कि बेस का काम होता है, बल्कि बेस सोचता है कि इसको ना अंदर से कहीं हाइड्रोजन ना निकालने पड़े, जो बाहर वाली टर्मिनल हाइड्रोजन है ना, ये उनको तो निकाल सकता है। जो सपोज इसके बीच में इतने बड़े बड़े ग्रुप्स है CH3 ऐसे है ना, CHHH, ठीक है, ये पूरा का पूरा इतना बड़ा ग्रुप है, तो दैट्स व्हाई ये वाली हाइड्रोजन निकालना इसके लिए पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो बल्कि बेस ऐसा सोचता है कि जो मोस्ट इजीली अवेलेबल हाइड्रोजन हो ना वो निकाल दूंगा, तो इस वजह से जो हॉफमैन प्रोडक्ट होता है यहाँ पे वो मेजर प्रोडक्ट। क्लियर, तो बाकी जितने भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो आपको सेड्जर प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट बताना है, पर अगर यहाँ पे कोई बल्कि बेस आएगा तो हॉफमैन प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। कैसे डिसाइड करोगे हॉफमैन प्रोडक्ट, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, डबल बॉन्ड होगा, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं, तो मेजर प्रोडक्ट विल बी। क्लियर, तो